हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सीसेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं भाई। इसी क्रम में आज आज फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाने की कोशिश की है जो कि हमारे काम आएंगे, ठीक है। और आप सब लोग तैयारी करते रहिए भाई। अब तो एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है तो प्रिपरेशन पूरी तरीके से तैयार रखिए अपनी, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं। कहता है कि निश्चित कोड में 592 जो होता है, 592 को ग्रेप्स आर स्वीट्स ऐसे लिख दो। 592 जो होता है वो लिखता है ग्रेप्स आर स्वीट, ठीक है। 374 जो लिख रहा है, 374 को लिखता है ये आई लाइक ऑरेंजेस, ठीक है। 267 है, 267 को लिखता है ये ऑरेंजेस आर सोर, ठीक है। अभी पूछ रहा है सोर का मीनिंग क्या आएगा, सोर क्या बन सकता है, ठीक है। एक्चुअल में इसका पूछ रहा है तो चेक करके देखना पड़ेगा, है ना। देखो क्या क्या चीज दिखाई दे रही है ये देख लो बस एक बार। यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ 7 है, यहाँ पे भी 7 है। तो पहली चीज क्या देखोगे आप लोग, 7 जो है यहाँ कॉमन है, 7 यहाँ कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं होगा तो इन दोनों में कॉमन है ऑरेंज। तो 7 जो होगा वो ऑरेंज बनेगा, ठीक है। और 2 जो होगा वो भी दोनों में कॉमन है। अब ये 2 इनमें दोनों में कौन सी चीज कॉमन है भाई, आर। तो 2 बन गया भाई आर। तो सोर जो बचा, तो सोर जो बचा वो सोर क्या रह गया, 6 रह गया कि नहीं रह गया, हाँ कि ना। तो ये 6 है हमारा, ये क्या बन जाएगा, सोर बन जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए मैंने बार बार करवाए इस तरह के क्वेश्चन, है ना। आप लोगों को क्वालिफाई करना है तो बहुत सारी चीजों पर फोकस करिए जो आसानी से हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, कि बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ता है ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या कह रहा है भाई ये, ए क्लॉक इज सेट एट 8 AM, 8 बजे पे सेट की गई है सुबह के। द क्लॉक गेन्स 10 मिनट्स इन 24 आवर्स, 24 घंटे में 10 मिनट लेती है, बढ़ जाती है, मतलब स्पीड बढ़ जाती है। विल बी द ट्रू टाइम when the clock indicates 1 PM on the following day। on the following day का मतलब अगले दिन की बात कर रहा है ये। मतलब कहने का क्या है कि आज हमने 8 बजे अपनी घड़ी को सेट किया और ये करेक्ट टाइम पे सेट किया। ये घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ जाती है, 24 घंटे में 10 मिनट बढ़ जाती है। तो कह रहा है कि अगर ये घड़ी अगले दिन 1 बजे दिखा रही है टाइम, तो एक्चुअल टाइम कितना है, तो कम होगा टाइम, क्योंकि घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट तो बढ़ ही जाती है। तो करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ऐसे ये एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं भैया, क्वेश्चंस के इनको ध्यान से समझना है ना, इस क्वेश्चन को। पूरे चांसेस है इसके पेपर में आने के तुम्हारे, है ना। 2 बार, 2016 में भी आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। तो ध्यान से समझना है आप सब लोगों को इस क्वेश्चन को, है ना। तो ये 10 मिनट्स बढ़ते हैं 24 आवर्स में। अगर मैं 24 घंटे की बात करूं, 24 घंटे और 10 मिनट की बात करूं, तो एक्चुअल में 24 घंटे होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। 24 घंटे 10 मिनट की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल में 24 घंटे होते हैं। ये नहीं समझे, नहीं समझे, दोबारा समझो बात को। 24 घंटे 10 मिनट, 24 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट तेज हो जाती है ना। तो 24 घंटे 10 मिनट एक्चुअल में 24 घंटे होते हैं, है ना। 10 मिनट स्पीड बढ़ जाती है। तो बढ़ी हुई स्पीड कितनी है चेक करके देख लो जरा। बढ़े हुए कितने घंटे हैं एक्चुअल में, 8 बज रहे हैं आज। अगले दिन अगर 8 बजेंगे तो 24 घंटे तो ये हो जाएंगे, 8 और 5, 5 घंटे और, यानी कि 29 घंटे की बात हो रही है, 29 आवर्स। आज 8 बज रहे हैं, ठीक है। अगले दिन 8 जब बजेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, और फिर 1 बजे तक 5 घंटे और ऐड हो जाएंगे उसमें, तो 29 घंटे की टोटल बात कर रहा है। तो 29 घंटे, अगर यहाँ पे 24 घंटे 10 मिनट की जगह 29 घंटे हो, तो देखो 24 घंटे 10 मिनट को मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, 10/60 कर रहा हूँ इसको, है ना, घंटे में चेंज कर रहा हूँ। तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 145/6 घंटे अगर ये टाइम दिखाती है, तो एक्चुअल में 24 घंटे का टाइम होता है। तो अगर ये 29 घंटे दिखाएगी तो एक्चुअल टाइम कितना होगा, 24/145 डिवाइड बाई 6 गुणा 29 हो जाएगा। तो 29 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई, 5 बार, और 6 पहुंच जाएगा ऊपर। यानी कि अगर 29 घंटे की बात हो रही है तो एक्चुअल में दिखा रही है ये
24 के 144/5 घंटे। और 144/5 की अगर मैं चेक करके देखूं तो कितना मिलेगा मुझे? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 4/5, 28 घंटे। और 4/5 को गुणा करना 60 से, तो 5 से 12 बार, तो 28 घंटे और 48 मिनट मुझे मिल रही है। 48 मिनट वाला जो भी आंसर है ना वही अपना सही हो जाएगा, 12:48 है ना। यानी कि अगर 29 घंटे ये दिखाती है तो एक्चुअल में 28 घंटे 48 मिनट होते हैं। हाँ भाई, बात आ रही है? कुछ समझ में नहीं आ रही है? अगर 24 घंटे 10 मिनट दिखाती है तब तो 24 घंटे होते हैं। तो अगर 29 घंटे दिखा रही है तो कितने हुए? 28 घंटे 48 मिनट। तो बज रहे थे सुबह के 8। 8 बजे में 28 घंटे 48 मिनट जोड़ोगे तो अगले दिन दोपहर के 12:48 हो जाएंगे। अगले दिन दोपहर के 12:48 हो जाएंगे। ये हमारा क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू करेक्ट द इक्वेशन। मतलब कहने का क्या कह रहा है कि किन, ये मुझे 31 लाना है यहाँ पे, तो किन दो साइन को चेंज कर दूं कि 31 आ जाए? तो ऑप्शन उठा के चेक कर लो भाई। भाग और प्लस को चेंज करने पे क्या हो जाएगा? भाग और प्लस को चेंज करोगे तो उल्टा हो जाएगा। इक्वेशन है ये 2 + 12 × 35 -20 भागित 10। अगर ये कह रहा है कि इस भाग की जगह पे तो भैया कर दो प्लस, भाग और माइनस को कह रहा है पहला, है ना भाग, तो भाग की जगह तो माइनस कर दो और माइनस की जगह कर दो भाग। क्या 31 आ जाएगा? ठीक है, नहीं आ पाएगा, है ना। देखो जरा, 20 + 12 गुणा 35/20 हो जाएगा, माइनस के 10 हो जाएंगे। तो 4 × 3 = 12 और 4 × 5 = 20 और 5 से 5 × 7 = 35। तो कितना हो रहा है? 20 + 21 - 10 कितना हो गया भाई? 31 हो गया। ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब आप कहोगे कि पहला ही ऑप्शन आपने उठा के चेक कर लिया, ये सही हो गया, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता था क्या? चलो दूसरा ऑप्शन ट्राई करके देख लो क्या आता है। 220 की जगह मल्टीप्लाई करना है भैया, 12 × 35 इंटू की जगह प्लस करना है, इंटू की जगह प्लस करना है, +35 -20/10। 20 से 10 टू टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 240 हो जाएगा। ये 240 + 33 भैया कितने हो रहे हैं? तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैंने बताया ना सारे गलत हो जाएंगे, तुम ट्राई करके देख लेना चाहे। सारे के सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बैठेगा, जो पहला ऑप्शन हमने ट्राई किया है। और इसके अलावा कोई तरीका होता नहीं है इसको सॉल्व करने का। तुम ये सोच रहे हो कि कोई और तरीका हो इसको सॉल्व करने का, इसके अलावा और कोई तरीका इसको सॉल्व करने का होता नहीं है। ये पूरा का पूरा हमको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा साइन चेंज करने पर ये 31 आना चाहिए, तब ध्यान रखना ऑप्शंस उठा के चेक किए जाते हैं हमेशा। हमेशा ऑप्शन उठा के चेक करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? जैसे देखो ये भी क्वेश्चन है, A + B क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ए बी का भाई है। A - B क्या इंडिकेट कर रहा है? ए बी की बहन है। A × B ए बी का पिता है। तो CM का पुत्र है, कौन सा इंडिकेट करेगा? CM का पुत्र है। अब देख रहे हो ये सारे के सारे क्वेश्चन डिपेंडेंसी किस चीज पे आ जाती है? ऑप्शंस पे आ जाती है। यहाँ हमें ऑप्शंस ट्राई करके देखने पड़ेंगे। तो पहले ऑप्शन देख लें। पहला ऑप्शन क्या कहता है? C++ क्या कहता है भाई? ए बी का भाई है, तो CF का भाई हो गया। मल्टीप्लाई क्या कहता है? ए बी का पिता है, मल्टीप्लाई यानी कि NC का पिता हो गया। और माइनस क्या करता है? ए बी की बहन ना। पहला केस तो कैंसिल हो गया। ठीक है, पहले केस में तो इक्वेशन बन नहीं पाएगी क्योंकि M N की बहन हो जाएगी और N पिता है C का, तो वो बुआ जी बन गई M। इस केस में क्या बन गई? C की बुआ जी हो गई M। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, अगले पे आ जाओ। N × M है, N × M का मतलब क्या है? ए बी का पिता है, तो N M का पिता है। प्लस क्या होता है? ए बी का भाई है, C इसका भाई है, तो इसका पिता था, ये वैसे ही गलत हो गया। CM का पुत्र है ये दर्शाना है, C पिता का भाई हो गया, वहां तो चाचा जी बन गए M के। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन की तरफ आ जाओ। F × C का मतलब क्या होगा? ए बी का पिता, तो FC का पिता हो गया। ठीक है भाई, FC का पिता हो गया तो यही गलत हो गया। मम्मी नहीं होंगी क्योंकि वाइफ का रिश्ता तो यहाँ है नहीं, ए बी की बहन बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक ऑप्शन बचता है हमारे पास जो जिसका सही होना इसकी मजबूरी होगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचता है हमारे पास? डी। अब आप लोगों को लगता है कि डी ऑप्शन क्यों सही है, तो डी ऑप्शन को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है,
देखो जरा, m इंटू एन माइनस सी प्लस एफ है। यहीं से स्टार्ट करता हूं। सी प्लस एफ का मतलब क्या होगा? ए प्लस बी क्या होता है? ए प्लस बी क्या होता है? ए बी का भाई है, तो सी एफ का भाई है। ठीक है। एन माइनस, माइनस का मतलब क्या है? ए बी की बहन है, यानी कि एन सी की बहन है। एम इंटू एन का मतलब क्या है? एम एन का पिता है। भैया जब एम अगर एन का पिता है तो सी का भी पिता हो गया, क्योंकि एन जो सी की बहन ही तो है। सिर्फ एक ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो सकता था, वो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा कोई ऑप्शन सही होने की परिस्थिति में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन से करने होते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखनी है बात में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भाई। कह रहा है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन इंडिपेंडेंटली फिल ए टैंक कंप्लीटली इन 20 एंड 30 मिनट्स। इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली? इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ए एक टैंक को भरता है 20 मिनट में, बी इस टैंक को भरता है 30 मिनट में। सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है? एलसीएम ले लेना दोनों का। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। 60 लीटर का टैंक है, 60 लीटर का टैंक है हमारे पास। इस 60 लीटर को 20 मिनट में भरता है ए। 60 को 20 में, तो 1 मिनट में ए कितना? 3 लीटर भरता होगा इसका मतलब। तो जो 1 मिनट में आ जाए वही इसकी एफिशिएंसी होती है। 1 मिनट में जो आ जाए वही इसकी एफिशिएंसी होती है। ये 2 लीटर भरेगा। 60 को 30 से डिवाइड कर देना। इनको भरना है 60 लीटर, और दोनों ए और बी को एक साथ चला दिया जाता है। तो 60 लीटर भरेंगे, ए भरेगा 3 लीटर, बी भरेगा 2 लीटर। कितने मिनट में भर देंगे भाई? 60/5 कितना आ जाएगा आंसर? 12 मिनट आ जाएगा कि नहीं आएगा? इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता हम लोगों को। 12 मिनट में काम खत्म हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है ना? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? ए क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 2 p.m. the minute hand points towards northwest. Okay, in which direction does the hour hand point at 6 p.m.? अच्छा, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। इससे 2 बज रहे हैं हमारे पास, है ना? घड़ी, घड़ी की जो होती है कुछ इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, ये 3 वाला होता है, ये 12, ये 6 और ये 9। ये 3 होता है, ये 6, ये 12 होता है, ये 6, ये 9। तो 2 बजे की बात कर रहा है, तो 2 बजे कहाँ, यहाँ कहीं होगा कुछ, है ना? तो मिनट वाला हैंड तो ये होगा। ठीक है, और आवर वाला हैंड जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? और इसके आगे क्या कह रहा है कि 2 बजे जो है मिनट का जो हैंड है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन बता रही है हमें नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। तो जब 6 बजेंगे, तो घंटे का जो सुई होगी वो किधर की साइड में होगी? ये वाली सुई किधर जाएगी? तो ये सुई इधर आएगी भाई, सीधी सी बात है। 6 बजे कहाँ जाएगी? ये तो होगी 6 पे, करेक्ट। जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, है ना? समझ रहे हो ना बात को? अब देखो, एक बार फिगर तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, उससे तुम्हारी क्लैरिटी आ जाएगी। ये ईस्ट होता है हमारा, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो नॉर्थ वेस्ट जो होगा, नॉर्थ वेस्ट कहीं यहाँ कहीं पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट यहाँ होगा। ठीक है, मिडिल में इनके दोनों के। तो कह रहा है नॉर्थ वेस्ट तो ये है। अब ये घंटे वाली सुई कहाँ पे जा रही है? सामने आ रही है इसके, यानी कि इधर की डायरेक्शन में आ रही है। अब आई ना बात समझ में? तो ये घंटे वाली सुई सामने आएगी इसके। ठीक है ना? तो ये अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगी, है ना? समझ रहे हो? ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यही हमारा उत्तर बनेगा ना। पूछ रहा है ना घंटे का हाथ किस दिशा में है? आवर हैंड पॉइंट एट 6 p.m. किस दिशा में होगा? तो क्या आएगा हमारा आंसर? साउथ ईस्ट आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई होगी भाई तुम लोगों के, है ना? आना चाहिए समझ में। इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। हाँ, लेकिन आने लायक क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला है हमारे लिए, है ना? पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 2 सिटी है ए और बी, 360 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। 360 किलोमीटर के बीच की दूरी है। ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौट के आती है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो, एवरेज स्पीड जो होती है,
एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारी एवरेज स्पीड होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो फिलहाल इस केस में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ समझा देता हूँ, कोई दिक्कत मत लेना। मैं बाकी एक फॉर्मूला भी तुम लोगों को बता देता हूँ। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, देखो 360 किलोमीटर हमको जाना है और 360 किलोमीटर लौट के आना है। गए थे हम, हमारी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गए थे हम, और लौट के आए तो हमारी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, गए थे 40 से, लौट के आए 60 से। अब तुम एक चीज और ध्यान से समझना, जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, टाइम बराबर। तो यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो लगेगा 360 को हम 4 की स्पीड से ट्रेवल करेंगे 40 से, तो हमें लगेंगे 9 घंटे। यहाँ 360 को अगर मैं 60 की स्पीड से ट्रेवल करूंगा तो मुझे लगेंगे 6 घंटे। मैंने बताया एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 360 जाना, 360 आना, तो यानी कि 360 प्लस 360। टोटल टाइम कितना हो गया, 9 और 6 15। तो 720 को 15 से डिवाइड कर देना, तो 15 चौके 60 और 15 अट्ठे 120, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी हमारी औसत चाल। का बीच का मत ले लेना कि 50 ले दो, इसमें आंसर है ना 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी हमारी औसत चाल आ जाएगी। अब तुम लोगों के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ बताने वाला हूँ, उनको बहुत ध्यान से समझना। हमें इतना सॉल्व करने की भी जरूरत इसको नहीं थी। जब भी दो लोग बराबर बराबर दूरियां तय कर रहे होते हैं, जब भी दो लोग बराबर बराबर दूरियां तय कर रहे होते हैं, उस टाइम पर एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ये 360 जा रहा है, ये 360 जा रहा है, यानी कि दोनों की दूरी बराबर है। तो 2s1 हो जाएगी 40, s2 हो जाएगी 60, और 40 प्लस 60। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना तो मेरा आंसर यही आएगा, 2 गुणा 40 गुणा 60 डिवाइड बाई 100। 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, सीधा हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। इतना भी ध्यान रख सकते हो, इससे ही हमारा काम हो जाएगा, ज्यादा हमें इसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात। और भी तरीके हैं, लेकिन मैं बस दो ही तरीके बता रहा हूँ, इन दोनों को समझ लेना, हमारे पेपर में इतना मुश्किल नहीं आता। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्या कह रहा है भाई, ए काउ कॉस्ट मोर देन 4 गॉड्स बट लेस देन 5 गॉड्स। ओके, एक काउ का जो प्राइस पड़ता है हमें, वो 4 गॉड्स के प्राइस से तो बड़ा है और 5 गॉड्स के प्राइस से है छोटा। ओके भैया, ये इसकी कहानी है पूरी, है ना भाई। यानी कि 4 बकरियों के प्राइस से तो है ज्यादा एक गाय का मूल्य, और 5 जो बकरी है उनके प्राइस से क्या है, कम है। अब क्या कह रहा है ये देखते हैं आगे। एक गॉट कॉस्ट रुपीज बिटवीन 600 एंड 800। मतलब एक बकरी जो है उसका प्राइस जो है 600 से 800 रुपए के बीच में पड़ता है। बकरी का जो प्राइस पड़ता है वो 600 से 800 के बीच में पड़ता है हमारे लिए। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट वैलिड कंक्लूजन। सबसे वैध निष्कर्ष कौन सा निकलेगा इनमें से, ये बताना है हम लोगों को, है ना। तो देखो पहली बात समझ लेना, अगर 600 रुपए की आती है 4 गुणा 600 यानी कि 2400 रुपए, और अगर 800 की आती है मैक्सिमम, तो 5 गुणा 800 यानी कि 4000 रुपए। 4000, 2400, 3200, यही इसके बीच में घूमेगी कहानी, है ना। अब देखो जरा, एक काव कॉस्ट मोर देन 2500। मोर देन 2500 बोल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं 2400 से ज्यादा है तो गलत हो गया। 2400 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, 2400 से ज्यादा होता है। एक काव कॉस्ट लेस देन 3600, लेस देन 3600 की बात भी नहीं है। अगर यहाँ पर 5 गुणा 600 में करूं 3000 हो जाता है, अगर 600 रुपए की आती है तो, और 800 की आती है तो 4000 आता है, तो ये भी वैलिड रीजन नहीं बनेगा। एक काव कॉस्ट बिटवीन 2600 एंड 3800, ये गलत है। हाँ भैया, ये यही रीजन आएगा, बस ये समझ लेना, बस तुम फोर्थ ऑप्शन ही आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन बन नहीं सकता इसमें। 2400 और 4000 के बीच में बन सकता है, कुछ बनेगा तो, क्योंकि 4000 अगर मैक्सिमम प्राइस लेके चलूं तो 4000 यहाँ पहुंच जाएगा और 2400 यहाँ पहुंच जाएगा।
समझ में आ रही है बात? यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई वैलिड रीजन इसमें मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द वैलिड रीजन, अदरवाइज कोई ऑप्शन इसका वैलिड रीजन नहीं बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? Candidates in a competitive examination consist of 60% man and 40% women. 60% man and 40% women है। 60% आदमी और 40% महिलाएं। 70% man and 75% of women cleared the qualifying test. Entered the final test where 80% man and 70% women are successful. तो इसका एक काम करते हैं, डायग्राम। टोटल मान लो 1000, टोटल लोगे 1000। अब मैं 1000 क्यों ले रहा हूँ, इसका भी रीजन बताऊंगा। देखो 100 लेने पे कभी कभी क्या पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, तो तुम 1000 मान के चलो टोटल, काम आसान हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुमको। तो अगर मैं 1000 लेके चला टोटल, तो मैन और वुमेन की अगर मैं बात करूं, तो मैन है 60%, देन 60% इज 600 एंड वुमेन 40%, 40% होता है 400। ठीक है, दूसरा देखो क्या कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि जितने पुरुष हैं उनमें से 70% ने एग्जाम क्लियर किया, इनमें से क्लियर करने वाले कितने, 70%। तो 600 का 70% कितना होगा, 7 42, यानी कि 420 एग्जाम क्लियर करके। 75% महिलाओं ने किया, इनमें से 75% महिलाएं करेंगी, तो 75 चौके 300, 300 महिलाएं एग्जाम क्लियर कर ली। ठीक है, उसके बाद फाइनल टेस्ट में पहुंचे, इनमें से 80% में 80% ने क्लियर किया यहाँ से। तो 42 का 80% कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 1 33, 336 लोगों ने एग्जाम क्लियर किया, मैन जो है 336 ने एग्जाम क्लियर कर दिया। ठीक है, महिलाओं का देख लो, 70% महिलाओं ने किया, 70% महिलाओं ने एग्जाम क्लियर किया, 7 21, यानी कि 210 महिलाओं ने एग्जाम क्लियर कर दिया। यानी कि जैसा वो बोलता जा रहा है ना, वैसे तुम करते जाओ, जैसा वो बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम करते चले गए, जो लोग बचते चले गए उनमें से परसेंटेज लेते चले गए। या फिर हम क्या कर सकते थे, मैं ये भी बता रहा हूँ तुमको, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी लेके हम कर सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व, लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लेने में तुम्हारा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, इसलिए मैंने 1000 लेके सॉल्व किया इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान से कुछ समझते हैं चीजें। अब ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे, क्या सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, सक्सेस रेट जो वुमेन का हायर है क्या। अब सक्सेस रेट तुम ये मत सोचना कि सक्सेस रेट का मतलब ये है परसेंटेज पूछता है ये। तो 210 महिलाएं पास हो रही है 400 में से, 210 जा रही है 400 में से, तो 100 में कितनी जाएंगी, ये ट्राई करके देखो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 52.5% महिलाएं पास हुई। और 336 पास हुए कितने में से, 600 में से, तो मल्टीप्लाई 100 करके देखो परसेंटेज कितना आ रहा है, 6 पंजे 30, 6 जिंग 36, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। सक्सेस रेट किसका ज्यादा है, मैन का 56% है, और वुमेन का कितना है, 52% है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया ये। अगला देखो, अगला क्या, ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। महिलाओं का सक्सेस रेट कितना था भाई, 52.25 था, कितना था, यही था, और इनका 56 है। इनका एवरेज 50 से कम आ ही नहीं सकता, हमेशा 50 से ज्यादा आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं 50 से बड़ी हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है इसी वजह से। तीसरा देखो, मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन देन वुमेन, यहाँ ये बात सत्य है भाई, ज्यादा आदमियों ने ये क्लियर किया है भाई, 336 ने क्लियर किया है, महिलाएं कितनी है, 210 है। ठीक है, डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ये गलत हो गया। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे सामने गलत साबित हो जाते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा सही होता है, वो ऑप्शन नंबर है सी। हर चीज को हम करके देख सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक आदमी के परिवार में पत्नी, 2 बेटे और बेटियां थी। अच्छा, ठीक है, पत्नी, 2 बेटे और बेटियां, बेटियों की संख्या नहीं बताई है ना। बेटियों को एक दावत में आमंत्रित किया जाता है, बेटियों के लिए दावत आयोजित की जाती है। ठीक है, और परिवार के पुरुष सदस्य पिकनिक में भाग लेने के लिए बाहर गए थे। ठीक है, उस आदमी के पिता अपने काम से नहीं लौटे अभी घर, अभी काम पे ही है वो, है ना। चलो भाई, अब कुछ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कथन, कौन सा कथन सत्य है। घर पर केवल आदमी की पत्नी को छोड़ दिया गया था, इस बात की संभावना है कि आदमी की पत्नी को घर पर छोड़ दिया गया था, घर पर कोई नहीं बचा था, एक व्यक्ति को घर पे छोड़ा गया था। अरे भाई, तो बड़ा क्रिटिकल मामला पैदा कर दिया इन्होंने, सोचना पड़ेगा इसको, है ना, सोचना पड़ेगा। सोचते हैं, चलो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं एक बार।
एक आदमी के परिवार में पत्नी, 2 बेटे और बेटियां थी, ठीक है। बेटियों को एक दावत में आमंत्रित किया गया था और परिवार के पुरुष सदस्य पिकनिक में भाग लेने के लिए गए हुए थे। उस आदमी के पिता अपने काम से नहीं लौटे थे। घर पर केवल आदमी की पत्नी को छोड़ा गया था, ऐसा हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते। तो ये गलत हो जाता है पहला ऑप्शन, तो है ना। दूसरा क्या कह रहा है, इस बात की संभावना है कि आदमी की पत्नी को घर पर छोड़ा गया था। देखो ये बात ही इसमें सही हो सकती है। इस बात की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं कि पत्नी को छोड़ के आए हों, क्योंकि पिताजी अभी पहुंचे नहीं है उसके। ठीक है। दूसरा, घर पर कोई नहीं बचा था, ऐसा हम नहीं कह सकते। संभावना ही बस व्यक्त की जा सकती है, एग्जैक्ट इसमें भी नहीं कह सकते हम। एक व्यक्ति को घर पे छोड़ा गया था, ऐसा भी नहीं कह सकते हम। ऐसा भी नहीं कह सकते हम। मतलब एग्जैक्ट तो इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। समझ रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। एग्जैक्ट तो हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ डाउटफुल कंडीशन के आधार पर हम इसको मार्क करेंगे, बी ऑप्शन को। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, एक डाउट रहेगा। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो, है ना। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और दूसरी चीज, पढ़ाई करिए अपनी ढंग से, एग्जाम आने वाला है आप सभी लोगों का। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।